ओके, सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज किंगडम प्रोकैरियोटाई, और जिसका जो पुराना नाम था वो है किंगडम मोनेरा। अच्छा जी, किंगडम प्रोकैरियोटाई की पहले अगर हम फाइलोजेनी की बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पुराने ऑर्गेनिज्म कहा यह जाता है जो अर्थ में सबसे पहले इवॉल्व हुए, वो हमारे पास थे मोनेरा। वो यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट्स हमारे पास मौजूद थे मोनेरा। फिर उनसे प्रोटोक्टिस्टा अराइज हुए, और प्रोटोक्टिस्टा हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो फंजाई लाइक कैरेक्टर भी मौजूद है, प्लांटाई लाइक कैरेक्टर भी मौजूद है, और एनिमल लाइक कैरेक्टर भी मौजूद है, राइट। तो ये जो बाउंड्री है बिटवीन प्रोकैरियोटाई टू यूकैरियोटाई, ये जंप जो किया ये कुछ ऑर्गेनिज्म ने किया और अपने आप को मॉडिफाइड करते हुए किया, राइट। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम मोनेरा को डिस्कस करेंगे, जो कि फर्स्ट एंशिएंट ऑर्गेनिज्म है। हम उनकी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। फिर प्रोटोक्टिस्टा से अलग किंगडम्स की फॉर्मेशन हुई, प्लांटाई की फॉर्मेशन हुई, फंगस की फॉर्मेशन हुई और एनिमल की फॉर्मेशन हुई, और उन किंगडम्स के अंदर बेशुमार फाइलम्स आए, फिर क्लासेस आई, फिर सब क्लासेस आई, एंड देन अब हम देखते हैं कि पूरा हमारा जो इकोसिस्टम है वो तकरीबन मिलियंस ऑफ स्पीशीज पे कंसिस्ट करता है, और हर 10 साल के बाद न्यू कोई ना कोई स्पीशीज जो है वो डिस्कवर साइंटिस्ट कर ही लेता है, राइट। तो ये हमने याद रखना है कि जो मोनेरा है वो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है जो कि कहा जाता है कि अर्थ में इवॉल्व हुआ। तो पहला तो मोनेरा का कैरेक्टर ये हो गया कि मोनेरा हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि मोनेरा ही इसको पहले कहा जाता था, राइट। मोनेरा इज द ओल्डेस्ट और अबंडेंट ऑर्गेनिज्म है। एमसीक्यूज में पूछा जाए विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइलम और किंगडम इज मोस्ट ऑफ द ओल्डेस्ट एंड अबंडेंट ऑर्गेनिज्म। अबंडेंट का मतलब होता है जो हर जगह मौजूद है और जो बहुत ज्यादा कसरत क्वांटिटी के अंदर मौजूद है। तो मोनेरा सबसे पुराना और सबसे अबंडेंट ऑर्गेनिज्म का किंगडम है जिनमें प्रोकैरियोट्स इंक्लूड होते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि हम जितने फाइलम पढ़ते हैं उनमें मोनेरा ही वो पहला किंगडम था जिसमें सिर्फ प्रोकैरियोट्स इंक्लूड करते हैं, उसके अलावा किसी भी और किंगडम के अंदर प्रोकैरियोट्स इंक्लूड नहीं करते। दे आर यूनिसेल्यूलर, दे आर माइक्रोस्कोपिक, और ये एसेक्सुअली अपनी रिप्रोडक्शन करते हैं। एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन वो ऑर्गेनिज्म करते हैं जो सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो मोनेरा इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट, सिंपलेस्ट, ओल्डेस्ट एंड अबंडेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो मोनेरा किंगडम है तो उसको 2 सब किंगडम में डिवाइड किया गया है, राइट। हम यहाँ पे फाइलम्स को तो आगे जाके नहीं करेंगे, हम किंगडम और सब किंगडम की बात करेंगे। तो किंगडम मोनेरा को 2 किंगडम्स के अंदर डिवाइड किया गया है। एक कहलाता है हमारे पास सब किंगडम आर्कीबैक्टीरिया और दूसरा कहलाता है यू बैक्टीरिया, ठीक है। 2 क्लासिफिकेशन है, आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। आपने ये एमसीक्यूज के लिए याद रखने के किंगडम मोनेरा को 2 सब किंगडम में डिवाइड किया गया है। पहले हम एक एक करके दोनों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया सबसे पहला बैक्टीरिया, सबसे एंशिएंट बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया जो सबसे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट पे रहता था, क्योंकि जब अर्थ की फॉर्मेशन हुई है कहा यह जाता है कि उस वक्त, मैंने आपको एवोल्यूशन चैप्टर में भी पढ़ाया था कि अर्थ का जो टेम्परेचर था वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम का टेम्परेचर होता था, यानी कि पूरा एनवायरनमेंट, आइदर वी आर टॉकिंग अबाउट द एटमॉस्फेरिक गैसेस या हम उस वेदर कंडीशन की बात करें, किसी भी किस्म की बात करें, तो उस जमाने में, उस पीरियड में जो अर्थ का एनवायरनमेंट होता था वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम का होता था। तो आर्कीबैक्टीरिया उस एक्सट्रीम के कंडीशन में रहने के काबिल होते थे। अब यानी कि आप ये कह सकते हैं कि सबसे लाइफ जो पहली अराइज हुई, प्रिमिटिव लाइफ, वो आर्कीबैक्टीरिया की फॉर्म में अराइज हुई। तो आपने कुछ एमसीक्यूज के लिए चीजें याद रखनी है। वो ऑर्गेनिज्म जो एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करते हैं उन्हें हम कहते हैं एक्सट्रीमोफाइल्स। क्या कहते हैं? एक्सट्रीमोफाइल्स। अब अगर वो एक्सट्रीम के टेम्परेचर पे करेंगे तो थर्मोफाइल, बहुत ज्यादा सॉल्टी इन्वायरमेंट में करेंगे तो हेलोफाइल, बहुत ज्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट में करेंगे तो एसिडोफाइल, बहुत ज्यादा बेसिक इन्वायरमेंट में करेंगे तो अल्केलीफाइल्स। और अगर मीथेन गैस, क्योंकि उस वक्त मैंने आपको पहले भी बताया था उस वक्त जो है वो आपके एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन नहीं होती थी बल्कि H2S की होती थी और बहुत सारे डिफरेंट गैसेस की होती थी। तो मीथेन गैस, ये वो जगह है, ये वो एनवायरनमेंट है जिन पे आर्कीबैक्टीरिया इजीली सरवाइव कर सकता है। उसके अलावा कोई भी दुनिया का ऑर्गेनिज्म इन एक्सट्रीम टेम्परेचर पे सरवाइव नहीं कर सकता।
इस पे मल्टीपल टॉलरेंस की एबिलिटी है। तो आपने ये एमसीक्यूज के लिए याद रखना है कि वो ऑर्गेनिज्म जो एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करते हैं उन ऑर्गेनिज्म को कहते हैं एक्सट्रीमोफाइल्स। नेक्स्ट यू बैक्टीरिया दूसरा सब किंगडम है, और वो ट्रू बैक्टीरिया जो आज हम देखते हैं, जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। ठीक है जी। अच्छा, अब हम सिर्फ और सिर्फ उस यू बैक्टीरिया में पुराने आर्क्यू बैक्टीरिया से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ था। आज का जो बैक्टीरिया है वो प्रॉपर उसके शेप्स मौजूद है, वो डिफरेंट टाइप का बैक्टीरिया डिफरेंट डिजीज कॉज करता है, प्लांट डिजीज कॉज करता है, एनिमल डिजीज कॉज करता है, उसकी सेल वॉल की कंपोजिशन डिफरेंट है। तो उसकी बेस पे जो यू बैक्टीरिया है वो थोड़ा सा मॉडिफाइड है, और कहा यह जाता है कि यू बैक्टीरिया में ही कोई चेंजेस हुई तो प्रोकैरियोट से यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशन हुई। अब आप देख लें, ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है कि बैक्टीरिया जो है, कौन से बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। जो आज के बैक्टीरिया हमारे पास है वो भी हॉट टेम्परेचर पे सर्वाइव करते हैं, 2 to 4 pH पे सर्वाइव करते हैं, यानी कि एसिडिक कंडीशन में सर्वाइव करते हैं। और जितने भी गरम गरम पत्थर होते हैं ना, जैसे आप डेजर्टेड एरियाज में चले जाएं, आप उन एरिया जो आप कह सकते हैं लावा जो निकलता है, वहां पर जो भी मौजूद होंगे वो किंगडम मोनेरा के यू बैक्टीरिया मौजूद होंगे। तो आज के जो बैक्टीरिया है वो भी एक्सट्रीम कंडीशन पे सरवाइव कर सकते हैं। ये सिमिलैरिटी इनकी आर्की बैक्टीरिया से रिजेंबल करती है, और आर्की बैक्टीरिया को दैट्स व्हाई सबसे एक्सट्रीमोफाइल कहा जाता है, वो बैक्टीरिया जो सबसे एक्सट्रीम कंडीशन पे, एक्सट्रीम एनवायरनमेंट की कंडीशन पे सरवाइव करता हो। देन यू बैक्टीरिया, हमारे पास मजीद मॉडिफिकेशन हुई यू बैक्टीरिया की, कि यू बैक्टीरिया हमारे पास डिफरेंट हैबिटेट में तो वो रहते थे, उसके अलावा उन्होंने अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी डिफरेंट दिखाया, कुछ कंज्यूमर्स, कुछ प्रोड्यूसर्स, कुछ डिकम्पोजर्स। और वो बैक्टीरिया आपको आज आप ये पढ़ते हैं, ये बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज है। तो बहुत सारे जो हार्मफुल बैक्टीरिया है वो भी इसमें डिजीज, वो भी इसमें इंक्लूड होते हैं, और हार्मलेस बैक्टीरिया भी इंक्लूड होते हैं। बैक्टीरिया हमेशा हार्म नहीं करता, तो वो जो डिजीज कॉज करता है उसे हार्मफुल बैक्टीरिया कहते हैं, राइट। और वो आगे से जाके डिसऑर्डर कॉज करेगा, चाहे प्लांट लाइफ को करे, चाहे प्लांट को करे, प्लांट बॉडी को करे, या एनिमल बॉडी को करे। अच्छा, अब आ जाते हैं बैक्टीरिया। यहां पर हम किस बैक्टीरिया की बात करें, यहां पर हम एक ट्रू बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। वो बैक्टीरिया जो हर किस्म के एनवायरनमेंट में रहता है। आज का जो बैक्टीरिया है वो हर किस्म के एनवायरनमेंट में रहता है, हर किस्म के एक्सट्रीम टेम्परेचर पे सरवाइव कर सकता है। बैक्टीरिया की आपने जो चीजें याद रखनी है, आपसे कोई एक्सप्लेनेशन पूछेगा नहीं, आपने लेबलिंग याद रखनी है। दूसरी चीज आपने क्या याद रखनी है, आपने याद रखनी है कि भाई बैक्टीरिया के पास भी सेल वॉल होती है, बैक्टीरिया के पास भी सेल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन क्योंकि ये प्रोकैरियोट है तो उसके अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है वो जो है वो प्रॉपर कवरिंग नहीं होता न्यूक्लियर एनवेलप से, और इसके पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज मौजूद नहीं होते हैं। उसके अलावा इसकी जो अराउंड एक कवरिंग होती है, इसके पास एक स्पेशल कवरिंग होती है अपने आप को दूसरों से प्रोटेक्ट करने की। उन लेयर को आप कहते हैं कैप्सूल या स्लाइम, ठीक। और उस कैप्सूल के आगे फ्लैजेला लोकोमोटरी ऑर्गन जो है वो मौजूद होता है। अब आप ये देख लें, दिस इज अ टिपिकल बैक्टीरियल सेल, और आप कह सकते हैं कि आज का जो बैक्टीरिया है यू बैक्टीरिया वो इस सेल का। अच्छा, इसमें जो मेन जो चीजें हैं, अच्छा आपको ये बात भी पता है कि भाई व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल वॉल, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। मैं यहाँ पर ये चीज डिस्कस नहीं करने वाली। यहाँ पर आपने जो मेन चीज डिस्कस करनी है वो आपने ये देखनी है कि ये जो आउटर लेयर है ना, इसे आप कह रहे हैं कैप्सूल, और इस कैप्सूल से लोकोमोटरी ऑर्गन अराइज हो रहे हैं। उन लोकोमोटरी ऑर्गन्स को आपके पास दो टाइप के लोकोमोटरी ऑर्गन है, एक है फ्लैजिलम जो कि एक होता है, और एक है छोटे छोटे। अच्छा, आपने अभी इससे पहले जितनी भी पढ़ी है लोकोमोटरी ऑर्गन वो आपने ये पढ़ा है, जो छोटे साइज का होता है वो सीलिया होता है, जो लंबे साइज का होता है, बड़े साइज का होता है वो फ्लैजिला होता है। यहाँ पर आपने ये बात याद रखी क्योंकि ये फर्स्ट किंगडम से बिलोंग करता है, सबसे ओल्डेस्ट किंगडम से बिलोंग करता है। तो ये जो लॉन्गिट्यूडनल लोकोमोटरी ऑर्गन है दैट इज कॉल्ड पिलाई। पिलाई का पहला काम मूवमेंट का होता है, दूसरा काम इसका जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसमिशन का होता है। आप देख रहे हैं अंदर सर्कुलर इसके क्रोमोसोम्स भी मौजूद हैं, जिसमें जेनेटिक मटेरियल यानी कि जो डीएनए है वो मौजूद है, लेकिन क्योंकि ये प्रोकैरियोट है तो फॉल्स न्यूक्लियस मौजूद है, तो कोई ये जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल वो फैला हुआ है,
न्यूक्लियर एनवेलप समेट लेता है न्यूक्लियस के अंदर। तो यहां पर जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक्सपेंड हुआ है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आप यहां पर आ जाए, ये देख लें जी, ये यहां पर मैंने आपको ये बताना था कि दिस इज अ कैप्सूल और स्लाइम लेयर, और इसी लेयर्स के आगे ये आपके क्या अराइज होते हैं, ये आपके अराइज होते हैं पिलाई, राइट। अच्छा, एक और चीज आपने ये बात याद रखनी है, यहाँ पर सर्कुलर क्रोमोसोम्स तो मौजूद है, उसके अलावा इनके पास एक सर्कुलर डीएनए भी मौजूद है, जिसे आप कहते हैं प्लाज्मिड। इसको क्या कहते हैं आप, प्लाज्मिड। जो जब मैंने आपको बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर पढ़ाया था, तब मैंने आपको हमने प्लाज्मिड के थ्रू रिकॉम्बिनेंट डीएनए पढ़ा था। तो आज का जो बैक्टीरिया है वो बायोटेक्नोलॉजी में एक बड़ा मकाम हासिल है, उसे बायोटेक्नोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर चीज बनाने में। आज के लिए बायोटेक्नोलॉजी के लिए हमें एज अ मजदूर जो चाहिए होंगे ना, वर्कर, वो बैक्टीरिया को हम लेंगे, राइट। अच्छा, पिलाई का दूसरा नाम आपने याद रखना है फिम्ब्रिया। पिलाई का सेकंड नेम आपने याद रखना है, पिलाई को फिम्ब्रिया कहते हैं। अच्छा, अब फिम्ब्रिया बेसिकली इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि फिम्ब्रिया का मतलब है वो पॉइंट जो कि जिसमें वो एरिया या वो पार्ट जिसमें एबिलिटी हो आपस में अटैच होने की। तो ये देख लें, कुछ जो प्लाई होते हैं वो आपस में चिपक जाते हैं। तो जब प्लाई आपस में चिपकते हैं, तो या फिर किसी और ऑर्गेनिज्म के पास जाके चिपकते हैं, जैसे मैं लेट सपोज ये कहूं कि ये बैक्टीरिया इस ऑर्गेनिज्म के साथ आके अटैच हुए, तो ये अपने प्लाई के थ्रू इसको प्लाई, अपने ये वाले प्लाई, इसके प्लाई को अटैच करेगा, और अटैच करने में फिब्रिया जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एज अ स्टिकिंग सब्सटेंस, और ये अपना जेनेटिक मटेरियल इसमें ट्रांसफर कर देगा, राइट। तो ये जो है वो प्लाई का काम है। प्लाई फर्स्ट it is used for locomotion, second it is used to transfer DNA from one cell to another cell। one cell to another cell क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपको पता है ये यूनिसेल्यूलर है, राइट। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इसके एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पे, दैट इज कॉल्ड फ्लैजिला। देखिए जी, फ्लैजिला का मैं यहां से आपसे थोड़ा एडवांस स्ट्रक्चर डिस्कस करूंगी। ये जो फ्लैजिला होता है ना, ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर तक फिक्स्ड हुआ हुआ होता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर तक एंकरिंग हुआ हुआ होता है। अब ये फ्लैजिला की कौन सा पार्ट इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर एंकरिंग हुआ हुआ होता है, उसे आप कहते हैं बेसल पार्ट या बेसल बॉडी, और जो आपको दिख रहा होता है उसे आप कहते हैं फिलामेंट, राइट। आपने क्या बोलना है, आपने बताना है कि जो फ्लैजिला है, याद ये चीज रखनी है एमसीक्यूज के लिए, जो फ्लैजिला है दैट पार्ट इज कॉल्ड फिलामेंट, और ये जो है इसकी बेसल बॉडी कहलाती है। अब आप देखिए, जैसे कील को अगर आप उसको फिक्स करते हैं किसी लकड़ी में, तो आप वो जो कील के ऊपर राउंडेड स्ट्रक्चर मौजूद होता है ताकि सही फिक्स हो सके। यहाँ भी ऐसा ही है कि जो बेसल बॉडी है, इसके ऊपर जो है वो प्रोटीन के हुक्स बने हुए हैं, प्रोटीन के हुक्स बने हुए हैं जो कि एंकरिंग करने के लिए और आसानी कर देता है, राइट। तो फ्लैजिला का आपने ये स्ट्रक्चर याद रखना है एमसीक्यूज के लिए भी, कि जो फ्लैजिला ऊपर का outer part is called filament and the lower part is called basal body। now अब फ्लैजिला की बात कर रहे हैं। कुछ बैक्टीरिया में एक फ्लैजिला होता है जिसे आप मोनोट्राइकस कहते हैं, कुछ में आप कह सकते हैं कि मोर देन वन फ्लैजिला होता है, दैट आर कॉल्ड एम्फीट्राइकस। फिर आप तीसरे बात करते हैं चार, यानी कि फ्लैजिला की बेस पे यहाँ पर चार क्लासिफिकेशन में इसको डिवाइड किया गया है, मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, लिप्टोट्राइकस और पेट्रीट्राइकस। एम्फी 1, मोनो 1, एम्फी 2, लेप्टोट्राइकस मोर देन 2, और पेट्रियोट्राइकस जिसमें बहुत ज्यादा मौजूद है, पूरी बॉडी के अंदर कवर्ड है फ्लैजिला। ठीक है, तो आपने ये फ्लैजिला की अरेंजमेंट की बेस पे, इसकी क्लास अरेंजमेंट एज वेल एज नंबर ऑफ फ्लैजिला की बेस पे हमने चार कैटेगरीज में इसको मजीद क्लासिफाई किया गया है। अब एक और चीज याद रखनी है कि यू बैक्टीरिया दो टाइप का होता है, एक कहलाता है हमारे पास ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल, सेकंड कहलाते हैं ग्राम नेगेटिव सेल वॉल। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल यानी कि वो बैक्टीरिया जिनकी वॉल्स स्टेनिंग शो करती है, स्टेन डालते हैं, एब्जॉर्ब करके रिफ्लेक्ट करती है, दैट इज कॉल्ड ग्राम पॉजिटिव। जो स्टेनिंग नहीं शो करती, दैट आर कॉल्ड ग्राम नेगेटिव। क्यों, क्या वजूहत है?
न्यू चीज, ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल जो है वो डेफिनेटली सेल वॉल की कंपोजिशन में कार्बोहाइड्रेट का ग्रुप तो लाजमी होता है। कौन सा होता है? पेप्टाइडोग्लाइकन। इसका जो सेल वॉल की थिकनेस होती है वो बहुत ज्यादा मोटी होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल की थिकनेस बहुत ज्यादा थिन होती है। यही एक वजह है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया स्टेनिंग शो करता है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया स्टेनिंग शो नहीं करता है। अब आ जाते हैं टाइप्स के ऊपर। बेसिकली 3 मेन टाइप्स होती हैं बैक्टीरिया की, कोकी, बैकली, स्पिरुला और कॉमा भी होती है। तो आप देख लीजिए, जो स्पैरिकल शेप के बैक्टीरिया होते हैं उन्हें आप कोकी कहते हैं, फोकस कहते हैं सिंगल को, बैकलस रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं। अब अच्छा, अब ये भी होता है कि 2 होंगे, एक होगा तो मोनो, 2 होंगे तो डाइकोकस, 3 होंगे तो ट्राइकोकस। तो इस तरीके से ये भी वेरिएट करता है। और स्पिरुला स्पाइरल शेप बैक्टीरिया, तो शेप की बेस पे भी वेरी करता है, फ्लैजेला की बेस पे भी वेरी करता है, स्टेनिंग की बेस पे भी वेरी करता है। तमाम इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो हर एक जो है इसके फीचर की बेस पे इसको क्लासिफाई करता है। ओके, नाउ हमारे पास बहुत सारे ऐसे अच्छा, अब रिप्रोडक्शन पे हम बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन बता दी कि किन किन बेसिस पे ये डिवाइड होता है। तो आपने बस इसको क्लासिफिकेशन को दिमाग में रखना है, उनके बेसिस याद रखने हैं कि किस बेसिस पे ये क्लासिफाई हुआ गया। अच्छा, अब रिप्रोडक्शन जो है, क्योंकि इसके पास सर्कुलर क्रोमोजोम की फॉर्म में मौजूद है, अब हर जो जाहिर सी बात है हर जो ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोडक्शन करता है, तो वो ऑर्गेनिज्म कहलाता है। अपनी ऑफस्प्रिंग को आगे किस तरीके से बताता है? 2 तरीके से बनाता है। एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया करता है वो करता है बाइनरी फिजन। सिंपली क्या करता है, अपने पूरे बैक्टीरिया को 2 में स्प्लिट कर देता है, और जब अपने आप को 2 में स्प्लिट करता है, आप ये देख लें, अपने आप को 2 में स्प्लिट करता है और पहले तो अपना जो डीएनए है उसकी कॉपी बनाता है, एक पूरा डीएनए की कॉपी बनाते हैं, यानी कि अब 2 प्लाज्मिड हो गए, एक इधर चला जाता है, एक इधर चला जाता है। क्रोमोसोम जेनेटिक मटेरियल 2 थोड़े ज्यादा बना देंगे, एक इधर चला जाएगा और एक इधर चला जाएगा। तो ये जो रिप्रोडक्शन करते हैं बैक्टीरिया वो एसेक्सुअली करते हैं। ठीक है जी, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन तो ये करते नहीं है, ये हमें बात पता है। दूसरी बात कि जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कैसे करते हैं, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि जेनेटिक मटेरियल ये प्लाई की मदद से ट्रांसफर कर रहे थे। एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के प्लाई के साथ अटैच होता है और अपना जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर कर देता है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे बैक्टीरिया की टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिक एडेप्टेशन। अच्छा जी, तो बैक्टीरिया जो है वो बेसिकली हमारे पास 4 मोड ऑफ न्यूट्रिशन में डिवाइड हुआ गया है। एक फोटो ऑटोट्रॉफी, 2 फोटो ऑटोट्रॉफी और हेटेरोट्रॉफी। फोटो ऑटोट्रॉफी, कीमो ऑटोट्रॉफी, फोटो हेटेरोट्रॉफी और कीमो हेटेरोट्रॉफी। अब हम बात कर लेते हैं ऑटोट्रॉफ्स। आपको पता है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। अब इसमें भी 2 आ जाते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफी, कीमो ऑटोट्रॉफी। हेटेरोट्रॉफी में फोटो हेटेरोट्रॉफी, कीमो हेटेरोट्रॉफी। आपने ये बात याद रखनी, जो चार्ट है इटसेल्फ आपको मेमोराइज के लिए बड़ा आसान रहेगा। आपको फटाफट फिंगर टिप्स पे आपको मेन पॉइंट्स पता होने चाहिए। ये चीज पूछ ली जाती है एमसीक्यूज के लिए। राइट सी बात है, फोटो है तो लाइट एज अ सोर्स है, कीमो है तो केमिकल्स एज अ सोर्स है। और वो भी कौन से केमिकल्स? इनऑर्गेनिक केमिकल्स। कौन से केमिकल्स? इनऑर्गेनिक केमिकल्स, राइट। और इनऑर्गेनिक केमिकल्स कौन से होते हैं? हाइड्रोजन, सल्फर, ज्यादातर सल्फर, नाइट्रोजन, आयरन, ये सारे इनऑर्गेनिक केमिकल यूज करते हैं। कार्बन सोर्स को यूज करते हैं, जैसे लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड की नेसेसरी में फोटोसिंथेसिस होती है, तो इसी तरीके से ये केमिकल्स को अपने आप में कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्जन करते हैं, केमिकली अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। और जो केमिकली करते हैं, जो लाइट की प्रेजेंस में करते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ्स, जो केमिकल की प्रेजेंस में करते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफ्स। अब आपने फोटो ऑटोट्रॉफ्स की एग्जांपल याद रखनी है, साइनोबैक्टीरिया। और आपने कीमो ऑटोट्रॉफ में बैक्टीरिया की याद रखनी है, सल्फोलोबस। देख लें, इसके नाम से इंडिकेट कर रहा है ये इनऑर्गेनिक कौन सा केमिकल यूज करता है? सल्फर। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हेटेरोट्रॉफ्स भी होते हैं, फोटो हेटेरोट्रॉफ्स, कीमो हेटेरोट्रॉफ्स। लाइट प्लस ऑर्गेनिक कंपाउंड अपना फूड ब्रेक डाउन करेंगे।
ये फूड प्रिपेयर नहीं कर रहे, ये फूड ब्रेक डाउन कर रहे हैं। कीमोऑटोट्रॉप्स केमिकल की प्रेजेंस में अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड ब्रेक डाउन करेंगे। इनमें कौन कौन से बैक्टीरिया आ सकते हैं? रुडोप्टर, क्लोरोफ्लेक्सिस और क्लोस्ट्राइडम कीमो हेट्रोट्रॉप्स में आ जाते हैं। तो आपने इसकी एग्जाम्पल पर्टिकुलरली आपने इसको याद रखनी है और सोर्स, एनर्जी सोर्स आपने याद रखना है। उसके अलावा जो हमारे पास बैक्टीरिया है वो मेटाबॉलिक रिलेशनशिप, क्योंकि मेटाबॉलिज्म तब होगी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। हम पढ़ते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मेटाबॉलिज्म होता है, फूड की ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है। तो बैक्टीरिया दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं एरोब्स, एक होते हैं एनएरोब्स। एरोब्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड ब्रेक डाउन करते हैं, एनएरोब्स ऑक्सीजन की एब्सेंस में फूड ब्रेक डाउन करते हैं। अब उसमें भी मजीद क्लासिफिकेशन आ जाती है। ऑब्लिगेट ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, यानी कि एरोब्स हैं। फैकल्टेटिव, एनएरोब, फैकल्टेटिव मतलब हाफ हाफ, कैन सर्वाइव और विदाउट सर्वाइव, हो तब भी मसला नहीं है, नहीं हो तब भी मसला नहीं है। और ऑब्लिगेट वो होते हैं कि अगर उनको ऑक्सीजन मिल जाए तो वो फिर सर्वाइव नहीं कर सकेंगे, यानी कि उनके लिए ऑक्सीजन एक पॉइजन है, राइट। तो ऑब्लिगेट एरोब, ये ऑब्लिगेट एनएरोब, इन्हें ऑक्सीजन नहीं चाहिए, राइट। तो ये मेटाबॉलिक रिलेशनशिप की बेस पे इनको ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव में डिवाइड किया गया, पहले एरोबिक और एनएरोबिक पे, फिर ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव में। कुछ जो हमारे पास बैक्टीरिया है, क्योंकि मैंने आपको बता चुके वो हर एनवायरनमेंट में रहते हैं। बैक्टीरिया सेप्रोब्स भी हैं। सेप्रोब्स का मतलब डिकम्पोजर्स हैं, वो बैक्टीरिया जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे, डेड ऑर्गेनिज्म में और वेस्ट प्रोडक्ट के ऊपर फीड करते हैं, वहां पे रहते हैं, उनको खत्म करते हैं और एज अ सेप्रोब्स भी अपना काम प्रोवाइड करते हैं। और आपको पता है अगर सेप्रोब है, अगर कोई आप डेड बॉडी भी दफना रहे तो वहां तो एनारोबिक कंडीशन है ना, ऑक्सीजन की सप्लाई तो बंद है। तो बैक्टीरिया वो ऑर्गेनिज्म है जो ऑक्सीजन की ना सप्लाई हो तब भी वो सर्वाइव कर सकता है। एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम कंडीशन इसने अपने आप को मॉडिफाई किया हुआ है, तभी तो ये ओल्डेस्ट सक्सेसफुल अबंडेंट ऑर्गेनिज्म है आज भी। नाउ अब हमारे पास जो बच गया है दैट इज द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है जी, ये एक ग्राफ मैंने चूज किया है, ये ग्राफ की फॉर्म में भी पूछ लिया जाता है। बैक्टीरिया की 4 फेजेस होती हैं, लैग, लॉक, स्टेशनरी, डेथ। आपको इससे आराम से समझ में आ जाएगा। यहां से जब बैक्टीरिया अपनी स्टार्ट करता है, पहले वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। इनएक्टिव का मतलब ये है कि वो अभी इसमें नहीं, अभी वो उसकी ग्रोथ होगी, ग्रोथ के बाद जब वो इस अडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होगा, मैच्योर होगा, तभी अपने आप को डिवाइड करना शुरू करेगा। तो हमारे पास जो लैग फेस है वो बेसिकली बैक्टीरिया अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए, यानी कि स्टार्ट करेगा। फिर लॉक फेस, लॉक फेस क्या, बैक्टीरिया ने अपने आप को रैपिडली मल्टीप्लाई कर दिया, यहां तैयार हो गया, तैयार होने के बाद रैपिडली अपने आप को मल्टीप्लाई कर दिया। देन एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जिसमें बैक्टीरिया बन भी उतने रहे होंगे और उनकी डेथ भी उतनी, 10 बैक्टीरिया मर रहे हैं तो 10 बैक्टीरिया बन रहे हैं इक्वल। दैट फेस इज कॉल्ड स्टेशनरी फेस। फिर एक फेस ऐसा आएगा जिसे आप डेथ फेस कहते हैं, और ये डेथ फेस वो फेस होता है जो जिसमें डेथ जो डिक्लाइन फेस ज्यादा होता है एज कंपेयर टू बर्थ रेट, तो उसे आप कहते हैं डेथ। अच्छा, ये जो ग्राफ है ये आपके जब डिजीज से रिलेटेड हम बैक्टीरिया की बात करते हैं तो उससे भी करते हैं। जैसे बैक्टीरियल डिजीज है तो बैक्टीरियल डिजीज के लिए आपको जो मेडिसिन दी जाती हैं वो इनके बेस पे दी जाती है। अगर वो लैग फेस में तो उसको उसी वक्त खत्म कर दिया जाता है, लैग फेस में तो उसके अकॉर्डिंग अपने जो मेडिसिन है उसके ग्राम्स बढ़ा दिए जाते हैं, स्टेशनरी पे फिर बढ़ा दिए जाते हैं। फिर ये जो है ना, ये जो फेस की डिक्लाइन है फिर ये मेडिसिन की वजह से होती है। लैग फेस में मेडिसिन खाली वो स्टेशनरी पे जाता है, फिर स्टेशनरी के बाद डेथ होकर और फिर कंप्लीटली डिक्लाइन हो जाती है बैक्टीरिया की, राइट। तो ये हमारे पास जो है वो बैक्टीरिया के नंबर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम की बेस पे बैक्टीरिया अपने आप को किस तरीके से ग्रोथ करता है। तो ये हमारे पास 4 फेसेस थे, लैग फेस, लॉक फेस, स्टेशनरी फेस और डेथ एंड डिक्लाइन फेस। अच्छा जी, क्योंकि हम अनफेवरेबल कंडीशन की बात कर रहे हैं तो
बैक्टीरिया के पास भी एक चांस होता है अपने आप को डेथ रेट से बचाने का। उस चांस को आप कहते हैं एंडोस्पोर फॉर्मेशन। अब वो एंडोस्पोर फॉर्मेशन क्या होती है? लेट सपोज ये इसका जेनेटिक मटेरियल अंदर मौजूद है और अब ये ऐसी कंडीशन में आ गया है कि इसका जो एनवायरनमेंट है वो ऑपोजिट कंडीशन में आ गया है, राइट? अगर लेट सपोज एक एरोबिक बैक्टीरिया तो वो एनारोबिक कंडीशन में आ गया है, या फिर एक ऐसा बैक्टीरिया जो कि एसिडिक का था तो वो बेसिक में आ गया, या वाटर की उसको नीड थी, वाटर नहीं मिला। उस कंडीशन में क्या करते हैं, ये जो अपना अंदर का जेनेटिक मटेरियल है पूरा साइटोप्लाज्म समेत वॉल को हटा के बाकी तमाम चीजें श्रिंक कर देता है। तो ये जो उनका पूरा प्रोटोप्लाज्म श्रिंक होता है ये एक बॉल की फॉर्म में श्रिंक होता है और उसे आप कहते हैं एंडोस्पोर। उसे आप क्या कहते हैं? एंडोस्पोर। और वो तब तक एंडोस्पोर रहता है जब तक उसको फेवरेबल टेम्परेचर नहीं मिलता। तो जब उसको फेवरेबल टेम्परेचर मिलता है तो वो फिर अपना जो एंडोस्पोर की वॉल है यानी कि सिस्ट फॉर्म बना लेता है। वो एंडोस्पोर की वॉल को ब्रेक डाउन करता है और फिर अपना दोबारा से फैला देता है अपना जेनेटिक मटेरियल। देन अपने आप को उसने जैसे भी डिवाइड करना है एसेक्सुअली, डेफिनेटली बाइनरी फिजन से ही करेगा, तो बाइनरी फिजन से डिवाइड करता है एंड देन अपने आप को रिप्रोडक्शन के अंदर आगे इन्वॉल्व करवाता है।